नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम राजनीति सिद्धांत और चिंतन की पुस्तक का अध्याय 6 स्वतंत्रता की अवधारणा लेकर आए हैं। और इस स्वतंत्रता की अवधारणा में इस अध्याय के अंदर हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बच्चों, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, नकारात्मक और सिद्धांत और सकारात्मक सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके पश्चात स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार के बारे में हम जानेंगे। उसके पश्चात स्वतंत्रता और कानून और स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय और स्वतंत्रता के संबंध में मार्क्सवादी अवधारणा क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, स्वतंत्रता का अधिकार हमें भारतीय संविधान में प्राप्त है। स्वतंत्रता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके बिना हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते हैं। हर युग में इतिहास जो है स्वतंत्रता और राष्ट्रसत्ता के बीच हमेशा संघर्ष रहा है। और यदि हम देखें तो स्वतंत्रता के नाम पर जहां बड़े से बड़ा बलिदान किया गया है, वहां उसकी आड़ में बहुत सी बुराइयों को भी बढ़ावा मिला है। स्वतंत्रता के आदर्श से प्रेरित होकर मानव जाति आरंभ से ही संघर्ष करती आ रही है और यह संघर्ष सदा नए नए रूपों में हमारे समकक्ष प्रकट होता आया है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजाओं के अत्याचारों से छुटकारा पाना था, परंतु उसके बाद राजनीतिक विचारों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। स्वतंत्रता के भावना ने लोकतंत्रीय शासन को बढ़ावा दिया। कुछ समय बाद यह कहा जाने लगा बच्चों कि स्वतंत्रता की अनुभूति के लिए समानता भी आवश्यक है और लोकतंत्र और समाजवाद ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। बच्चों, स्वतंत्रता के दो दृष्टिकोण हमें देखने को मिलते हैं, इसमें नकारात्मक और सकारात्मक दो दृष्टिकोणों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी कहा जाता है और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लीबर से हुई है। लीबर का अर्थ है मुक्ति अर्थात बंधनों का अभाव। इसका अभिप्राय यह हुआ बच्चों कि लोगों को इच्छानुसार कार्य करने की आजादी दी जाए। वास्तव में स्वतंत्रता की यह परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि हर बंधन एक बुराई है, तो स्वतंत्रता स्वेच्छाचार का ही दूसरा नाम बन जाता है, जिसे हम स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। किसी भी सभ्य समाज में मनुष्य को सदा मनचाहा कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता के साथ दूसरों के अधिकारों का भी ध्यान रखना पड़ता है। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता यत्न पूर्वक एक ऐसे वातावरण को बनाए रखने का नाम होता है जिसमें व्यक्ति को अपने अधिकतम विकास का सुअवसर प्राप्त हो सके। बच्चों, जिस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है और साथ में ही उसमें हमारा दायरा यानी मर्यादा भी निश्चित कर दी गई है कि हम उतनी स्वतंत्रता का उपभोग करेंगे जिससे कि सामने वाले व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में कोई बाधा ना पहुंचे। तो बच्चों, इसी प्रकार से लास्की भी यही कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता यत्न पूर्वक एक ऐसे वातावरण को बनाए रखने का नाम है। मतलब स्वतंत्रता से हम एक ऐसा वातावरण बना के रखें जिसमें व्यक्ति को अपने अधिकतम विकास का सुअवसर मिले। मतलब व्यक्ति जो है उस वातावरण में अधिक से अधिक अपना विकास कर पाए और उसको ऐसे अवसर उस वातावरण में मिलते रहें जिससे कि वह अपना विकास कर सके। बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले स्वतंत्रता का नकारात्मक सिद्धांत। विभिन्न विद्वानों का क्या कहना है कि मनुष्य के कार्यों पर कम से कम प्रतिबंध होने चाहिए या कि प्रतिबंध होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता का असली अर्थ वो यही समझते हैं कि अगर प्रतिबंध नहीं होंगे तभी व्यक्ति स्वतंत्र हो पाएगा। और वे व्यक्ति को एक ऐसा विवेकी प्राणी, एक ऐसा बुद्धिमान प्राणी मानते हैं जिससे कि वह व्यक्ति हर संभव यह कार्य करेगा कि वह खुद भी स्वतंत्र रहे और अन्य व्यक्तियों को भी स्वतंत्र कर रहने दे। इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए नकारात्मक सिद्धांत को अपनाने वाले दृष्टिकोण को अपनाने वाले जो विचारक हैं वो यही कहते हैं कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देना चाहिए, उस पर प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। तो बच्चों, इन विद्वानों में जॉन लॉक आते हैं। जॉन लॉक आपको पता है बच्चों, उदारवाद के जनक भी रहे हैं और व्यक्तिवाद के जनक भी रहे हैं। और एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर व्यक्तिवादी विचारक रहे हैं। इनके नाम इस दृष्टिकोण में उल्लेखनीय माने गए हैं।
लॉक के अनुसार लॉक क्या कहते हैं कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार है। बच्चों, ये महत्वपूर्ण कोटेशन है कि लॉक क्या कहते हैं कि जीवन, जीवन यानी जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति रखने का अधिकार ये मनुष्य का प्राकृतिक यानी ईश्वरीकृत यानी दैवीकृत अधिकार है। इसे कोई भी नहीं छीन सकता। विधानमंडल या कार्यपालिका को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वे मनुष्य की इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाए। लोग कहते हैं कि विधानमंडल यानी कि संसद, कार्यपालिका यानी सरकार, जो हमारे उनको बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिया जा सकता कि हम हर मनुष्य या हम मनुष्यों के ऊपर इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाए। अगर वह प्रतिबंध लगाती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में अवरोध उत्पन्न होगा। लॉ की एक कृति है यानी पुस्तक है, उसका नाम है टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट। आज भी व्यक्तिवाद की बाइबल मानी जाती है। आप इसे ध्यान रखिएगा बच्चों कि लॉक की कौन सी कृति, टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट, क्या माना जाता है, व्यक्तिवाद की एक बाइबल मानी जाती है। और लॉक के अनुसार तो सरकार जनता के नौकर के समान है। लॉक क्या है, लॉक क्या कहते हैं कि सरकार जो होती है वो क्या होती है, जनता की नौकर होती है। तभी वह पदासीन रह सकती है जब तक वह जनता को स्वीकार हो, अन्यथा उसे कुछ सीमित शक्तियां इस उद्देश्य से प्रदान की जाती हैं कि व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित वह रख सके। लॉक अपनी जो पुस्तक है संप्रभु यानी सॉवरेन, उसमें भी इसी शब्द का कहीं प्रयोग नहीं करते हैं और आदि से अंत तक उसे व्यक्ति की स्वतंत्रता की ही चिंता बनी रहती है। तो बच्चों, जिस प्रकार से लॉक क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि सरकार जो होती है वो जनता की नौकर होती है। क्यों नौकर होती है? क्योंकि जनता ही उसे चयनित करके उसके पद पर, सरकार के पद पर बिठाती है और सरकार को सिर्फ उतनी ही शक्तियां दी गई हैं, उतनी ही सीमित शक्तियां प्रदान की गई हैं जिसके आधार पर वह व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रख सके और यह जांच परख कर सके कि कोई व्यक्ति किसी के अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है। इसलिए उनकी अपनी एक पुस्तक है सॉवरेन, उसमें इस शब्द का तो प्रयोग नहीं किया है, लेकिन आदि से अंत तक वह हमेशा ही व्यक्ति की स्वतंत्रता के समकक्ष चिंतित रहा है। लॉक ने यद्यपि 3 प्रमुख अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की चर्चा की है बच्चों, पर उसके अनुसार संपत्ति का अधिकार ही सबसे प्रमुख और श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है बच्चों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार इसलिए श्रेष्ठ उन्होंने बताया है कि अगर उसके पास संपत्ति रहती है तो निश्चित रूप से वह जीवन जी सकता है और वह भी जीवन जिएगा तो स्वतंत्रता पूर्वक उसे जी पाएगा और सभी संसाधनों का, सभी साधनों का वह उपभोग कर पाएगा। इसके बाद दूसरी प्रमुख स्वतंत्रता उन्होंने जो बात बताई है धार्मिक सहिष्णुता की। पहली कौन सी स्वतंत्रता की बात हो गई? संपत्ति के अधिकार की, और दूसरी होगी धार्मिक सहिष्णुता। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपने विश्वास के अनुसार किसी भी मजहब यानी धर्म का पालन कर सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में उसने संवैधानिक सरकार का समर्थन किया और व्यक्तिगत क्षेत्र में उसने धार्मिक स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया। तो इस प्रकार से बच्चों हम देख सकते हैं कि जॉन लॉक जो उदारवाद के जनक भी रहे हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा जो जोर दिया है संपत्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया है और दूसरा धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया है। लेकिन उनका जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपसे पूछा जाता है। इसके बाद बच्चों आता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ क्या कहते हैं? आर्थिक क्षेत्र में अबद्ध नीति यानी अहस्तक्षेप की नीति, लेजेस फेयर का सिद्धांत यानी हस्तक्षेप की नीति का समर्थन, अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया है। मतलब एडम स्मिथ कहते हैं, एडम स्मिथ भी उदारवादी विचारक हैं, आर्थिक क्षेत्र में वो उदारवादी विचारक हैं। वो क्या कहते हैं कि सरकार को यानी राज्य को किसी भी प्रकार से व्यक्ति के आर्थिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अर्थात वे हस्तक्षेप नीति यानी कि अबद्ध नीति यानी लेजेस फेयर का वो समर्थन करते हैं। उसके अनुसार बच्चों राज्य यदि आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप न करे तो समाज के आर्थिक कार्य व्यापार अपने आप ठीक ठीक चलते रहेंगे। अर्थात एडम स्मिथ कहते हैं कि उत्पादन के साधनों यानी भूमि, श्रम, पूंजी पर सरकार के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करता है। इसके बाद बच्चों हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं। जैसा कि हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में भी हमने जाना है कि हर्बर्ट स्पेंसर भी व्यक्तिवादी विचारक हैं और वो लेजेस फेयर यानी हस्तक्षेप नीति का ही समर्थन करते हैं। उन्होंने प्राकृतिक जगत के सिद्धांत योग्यतम की जीविता
का हवाला देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है बच्चों कि जीवन के इस संघर्ष में सिर्फ योग्यतम की ही जीवित रह सकता है। मतलब जो योग्य होगा वही, उसी को ही जीवन जीने का अधिकार है और वही जीवित रह सकता है। पूर्ण स्वतंत्रता की दशा एक ऐसे संतुलन का नाम है जिसमें किसी सरकार की आवश्यकता नहीं रहती, पर मनुष्य शायद इस स्थिति में कभी पहुंच नहीं पाएगा। जब तक आदर्श व्यवस्था नहीं होती तब तक सरकार का होना आवश्यक है। परंतु स्पेंसर का कहना था कि राज्य का कार्यक्षेत्र बड़ा ही संकुचित है और वह सिर्फ एक पुलिसमैन की तरह कार्य करेगा और इससे अधिक कुछ भी नहीं करेगा। राज्य केवल दो ही कार्य करेगा, आंतरिक व्यवस्था बनाएगा और बाह्य आक्रमणों से देश की सुरक्षा करेगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर जो व्यक्तिवादी विचारक हैं, हस्तक्षेप नीति का समर्थन करते हैं और उन्होंने प्राकृतिक जगत का जो सिद्धांत है योग्यतम की जीविता, यानी जो योग्य होगा वही जीवित रह पाएगा, उसी को जीवन जीने का अधिकार है, इस प्रकार की धारणा को लेते हुए वो कहते हैं कि राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो बड़ा ही संकुचित है, यानी लिमिटेड है। वह सिर्फ एक पुलिसमैन की तरह ही कार्य करेगा, एक संरक्षक की तरह ही कार्य कर सकता है, इससे ज्यादा वह कुछ नहीं करेगा। इसके अलावा उसने यह भी बताया कि सिर्फ राज्य के दो ही कार्य हैं, एक आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना और दूसरा बाह्य आक्रमणों से देश की यानी राज्य की सुरक्षा करना। इस प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी स्वतंत्रता की अवधारणा को परिभाषित किया और फिर वो आगे लिखते हैं बच्चों कि राज्य परस्पर रक्षार्थ बनाई गई एक कंपनी है। मतलब राज्य को क्या बताया है, राज्य को एक मानवकृत संस्था बताई है और उसे बताते हुए उसने कहा है कि सिर्फ वो एक कंपनी है जिसका काम क्या है, देश की रक्षा करना, देश के लिए व्यवस्थाएं बनाना। राज्य उपरोक्त दो कार्य करेगा और अन्य सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को पूर्णतः स्वतंत्र छोड़ देगा। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने भी इसी बात का समर्थन किया है कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। बच्चों इसके बाद बात आती है जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल जो वो भी एक व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारक हैं। वे ये मानते हैं कि व्यक्ति सुख चाहता है और इसी को पाने के लिए हर संभव प्रयत्नशील रहता है। मिल का विश्वास था कि सामाजिक और राजनीतिक प्रगति के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक है। मिल ने कहा कि व्यक्ति क्या है, हमेशा सुख चाहने वाला है और इसके लिए ही वह हर संभव प्रयास करता रहता है। इसीलिए समाज में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। लेकिन उन्होंने यह भी कहा बच्चों कि स्वतंत्रता का आशय स्वेच्छाचार या स्वतंत्रता से बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? वो कहते हैं कि व्यक्ति के कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक वे जिनका प्रभाव केवल कर्ता तक ही सीमित रहता है और दूसरा कार्य भी होता है बच्चों जिनका समाज में अन्य लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता का आशय क्या नहीं है, स्वेच्छाचार या स्वच्छंदता है ना, वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्यक्ति के दो कार्य होते हैं, एक कार्य होता है जो कर्ता यानी जो कार्य कर रहा है उस पर प्रभाव पड़ता है, एक कार्य वो होता है जो दूसरों पर भी उस पर प्रभाव पड़ता है। और उदारवादी विचारक होने के नाते जॉन स्टुअर्ट मिल वो भी ये कहते हैं कि व्यक्ति क्या है, विवेकी है, इसे उससे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर वो आगे कहते हैं जिन कार्यों का अन्यों पर प्रभाव पड़ता है उसके विषय में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। मतलब वो कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तो दी जाती है, लेकिन अगर वह व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसके करने से अन्य लोगों पर प्रभाव पड़ता है तो निश्चित रूप से उसे इस प्रकार से पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं किया जा सकता। उस पर प्रतिबंध राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है। हम देखें बच्चों, उदाहरण दिया है, निम्नलिखित कार्यों को देख सकते हैं हम, अश्लील हरकतें, शराब पीकर अनाप शनाप बकना और चोरी करना, ऐसे ये कार्य हैं। इन कार्यों को करने के लिए निश्चित रूप से राज्य यानी सरकार जो है बिल्कुल भी छूट नहीं दे सकती, बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं दे सकती। प्रतिबंध यानी उसे दंडित करना ही उसका कार्य होगा। इसलिए इन कार्यों पर अवश्य ही रोक लगाई जानी चाहिए राज्य के द्वारा, परंतु कुछ अन्य कार्यों के संबंध में मनुष्य को पूर्णतया स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पढ़ता है, क्या बोलता है, किस धर्म को मानता है, कहाँ रहता है, कौन सा कारोबार करता है, ये उसकी निजी बातें हैं। तो निजी बातें हैं, तो इन बातों के लिए राज्य को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि वह हस्तक्षेप करता है तो निश्चित ही वह राज्य अपने अधिकारों का असीमित प्रयोग कर रहा है। तो इसलिए राज्य को क्या चाहिए, राज्य को व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए।
फिर उसके बाद बात आती है बच्चों, फिर वो कहते हैं कि फिर वे कहते हैं इसलिए राज्य की ओर से उनमें कोई बाधा या रोकथाम नहीं होनी चाहिए। जे.एस. मिल के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, शरीर और मस्तिष्क का पूर्ण स्वामी है। तो जे.एस. मिल क्या कहना चाहते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का और शरीर का और मस्तिष्क का पूर्ण स्वामी है, इसलिए उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, तभी वह अपना विकास कर पाएगा और समाज में स्वतंत्रता पूर्वक रह पाएगा। तो बच्चों, हमने सबसे पहले अभी क्या पढ़ा, हमने यह जानने का प्रयास किया कि स्वतंत्रता का क्या अर्थ है और स्वतंत्रता के अर्थ के बारे में विभिन्न विद्वानों के क्या क्या मत है। तो स्वतंत्रता का नकारात्मक सिद्धांत जो बताया गया है इसमें, उसमें सामान्यतः उदारवादी विचारक ही जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं या इसमें संबंधित हैं, जो कहते हैं कि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। और इससे पहले हमने ये जानने का प्रयास किया कि स्वतंत्रता को जो अंग्रेजी शब्द है उसको लिबर्टी कहा गया है, और लिबर्टी जो है लैटिन भाषा के शब्द लिबर से, जिसका मतलब है बंधनों का अभाव। इस कारण से जो बंधनों का अभाव जो बताया गया है, इच्छा अनुसार कार्य करने की जो आजादी बताई गई है, ये एक नकारात्मक स्वतंत्रता, ये नकारात्मक सिद्धांत की ओर अपना रुख रखती है। अब नकारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत हमने इन सभी विद्वानों को पढ़ा। इसके पश्चात बात आती है बच्चों, नकारात्मक स्वतंत्रता के नए समकालीन समर्थक कौन है। समकालीन समर्थक जो कंटेम्पररी समर्थक हैं या कंटेम्पररी विद्वान जो हैं, थिंकर जो हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। नए दक्षिणपंथी विचारक ने राज्य व समाज के आपसी रिश्तों का विस्तार से विश्लेषण किया है, जिसमें आता है नाम आइजिया बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन, फ्रेडरिक हेयक और रॉबर्ट नाजिक। ये हस्तक्षेप नीति को उचित ठहराने के लिए फिर से वे सारी दलीलें देते हैं जो किसी समय एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर और ये सभी जो विचारक हैं दिया करते थे। इन विद्वानों के अनुसार क्या कहा गया, इन विद्वानों के अनुसार यह कहा गया कि व्यक्ति स्वयं इस बात को सबसे अच्छा समझता है कि उसे क्या चाहिए, अर्थात व्यक्ति क्या है, विवेकशील है, इसलिए वह सब समझता है कि उसे क्या करना है। इसलिए सरकार का हस्तक्षेप जितना कम होगा, व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्यों को साधने में उतना ज्यादा सक्षम बनेगा, ऐसा समकालीन विचारक कहते हैं। तो समकालीन विचारकों में हमने किन किन को देखा, समकालीन विचारकों में हमने देखा आइजिया बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन, फ्रेडरिक हेयक और रॉबर्ट नाजिक। इन्होंने समकालीन समय में, इस समय में, वर्तमान समय में ये विद्वान जो है हस्तक्षेप नीति का ही समर्थन करते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति विवेकी है, इसलिए राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। इन विद्वानों की विचारधारा को यदि 3 सूक्तियों में बांधने का कहा जाए तो ये 3 सूक्तियां क्या है। पहली सूक्ति आती है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्म प्रेरणा से काम करना, हस्तक्षेप नीति अथवा मुक्त बाजार, एक ऐसा राज्य जो न्यूनतम कार्य करे। तो ये 3 सूक्तियां जो बताई गई हैं, इन सूक्तियों पर ही ये समकालीन विचारक जो हैं कार्य करते हैं और कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्म प्रेरणा से काम करेगा व्यक्ति, हस्तक्षेप नीति और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था रहेगी राज्य के द्वारा, और एक ऐसा राज्य जो न्यूनतम कार्य करे, कम से कम कार्य करे, और कार्य उसे जो करना है वो क्या कार्य करना है, जनता के कल्याण के लिए ही कार्य करना है। ये न्यूनतम कार्य का मतलब है, इसमें आता है कि कम से कम हस्तक्षेप करे, व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करे। अच्छा, आगे बात क्या आती है कि राज्य का काम नागरिकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना नहीं है, अर्थात उसका काम क्या है, उसका यह काम नहीं कि बेरोजगारों की मदद करे, अशिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराए। उसका कार्य तो सिर्फ ऐसे कायदे कानून बनाना है जो लोगों की जान, माल और स्वतंत्रता की रक्षा करे, ऐसा समकालीन विचारक कहते हैं। उसमें सबसे पहले हेयक की बात करते हैं हम। हेयक ने एक ऐसे राज्य की कल्पना की जिसे हम अति व्यक्तिवादी राज्य कह सकते हैं। अति व्यक्तिवादी इसलिए क्योंकि राज्य के कुछ गिने चुने कार्य हैं, जैसे कि कानून और व्यवस्था की रक्षा करना, विवादों को सुलझाना, आपसी इकरार या समझौते को लागू करना, देश की मुद्रा को स्थिरता प्रदान करना, कल्याण कार्यक्रमों से सरकार का सरोकार नहीं है। मतलब ये क्या कहते हैं कि
ये कहते हैं कि कल्याणकारी कार्य नहीं करने हैं। जैसे कि कल्याणकारी कार्यों में क्या बताया इन्होंने, बेरोजगारों की मदद करना, अशिक्षा, स्वास्थ्य, आवास सुविधाएं, ये सब कार्य जो है किसके नहीं है, राज्य के नहीं है। सिर्फ राज्य का कार्य कायदे और कानून बनाना और जान माल और स्वतंत्रता की रक्षा करना, सिर्फ यही कार्य हैं। कल्याणकारी कार्य जो है सरकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। सरकार यदि इन कार्यों को अपने हाथ में ले ले तो एक अत्याचारी नौकरशाही व्यवस्था के उठ खड़े होने की संभावना इन्होंने व्यक्त की है। यह कहते हैं कि अगर ये सरकार जो है कल्याणकारी कार्यों में अपने आप को लिप्त कर लेगी, अपने आप को सम्मिलित कर लेगी, तो निश्चित रूप से कैसी व्यवस्था हो जाएगी, अत्याचारी नौकरशाही व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। इसीलिए हेग को अति व्यक्तिवादी विचारक कहा गया है। इसी प्रकार से ब्रिटेन में श्रीमती थैचर हैं कि सरकार और अमेरिका के रेगन सरकार ने इन्हीं नीतियों का अनुसरण करने की कोशिश की थी और इन नीतियों के समर्थक कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि अपना बिस्तर बोरिया समेटे, अन्यथा वह अपने भार से दबकर ही विनिष्ट हो जाएगी, यानी कि नष्ट हो जाएगी। तो ब्रिटेन में श्रीमती थैचर और अमेरिका की रेगन सरकार ने इसी प्रकार की अति व्यक्तिवादी नीतियों का अनुसरण करते हुए ही कार्य किया। और इन नीतियों के समर्थकों ने क्या कहा कि सरकार को क्या चाहिए कि वो अपना बोरिया बिस्तर समेट ले, और अन्यथा अगर बोरिया बिस्तर नहीं समेटेगी, अर्थात उसे वे कार्य नहीं करने चाहिए जो लोक कल्याणकारी हैं, उसे वे कार्य करने चाहिए जिसमें व्यक्ति के जान माल और स्वतंत्रता की रक्षा की आवश्यकता है। सिर्फ वही कार्यों तक ही हेयक ने और अतिवादी व्यक्तिवादी विचारकों ने, या हम कहें कि समकालीन विचारकों ने, यहाँ तक ही उनको सरकार की शक्तियों को सीमित किया है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने स्वतंत्रता की अवधारणा या स्वतंत्रता के अर्थ के बारे में जाना और नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के बारे में जाना। हमने कल नेक्स्ट वीडियो में, जो हम कल लेकर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम नकारात्मक स्वतंत्रता के लक्षणों के बारे में आपको जानकारी देंगे। और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।